Good morning, class 9 students. This is our third chapter. Today we are starting third chapter of civics, constitutional designing. Constitutional designing मतलब सांविधानिक चित्र. Before this video, we have already talked about and got a basic thoughts about democracy. We have seen in the last chapter that how democracy work in the global level to our regional level to global level, how to work democracy. Apparently that's we have recorded in the last part, and from the last part we are got the information of the features of democracies that likes people's elected by, people can choose their rulers by elections, and election should be always go for free and fair election should be given by those people whose are adult whose are above of 18 years old under universal adult franchise, and after that which government we have been chosen, that should be under the one constitution, he or she should be on constitutional act, जिसके आधार पे सरकार को भी संविधान के सूत्र को, संविधान के आइन को सर झुका के मानना पड़ेगा, एंड ही और शी should be maintain the respect the law and look out for the citizen. नागरिक के ऊपर ध्यान देंगे, नागरिक के डिमांडों को रिस्पेक्ट करेंगे, उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेंगे और अपने आप को भी संविधान के दायरे में रख के काम करेंगे. तो that were the total features we have read about on the second chapter in democracy. Now whereas we are whenever we are reading about democracy, sometimes a constitution these words are depicted very disparately. जब हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे थे तब हमारे सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन का वर्ड बहुत बार इंटरप्ट हो रहा था. दैट इज़ वाई. वैसा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, मतलब डेमोक्रेसी में गणतंत्र लागू हो गया होने के बाद जो नियम श्रृंखला के आधार पे हमारी ज़िंदगी को जीना पड़ रहा है. जैसे हमारे घर में सबसे बड़ा हम किसको मानते हैं? अपने माँ अपने पापा को ना, मम्मी पापा को. पिता माता हमारा सबसे बड़ा संपद होता है. वैसा ही देश के लिए सबसे बड़ा संपद क्या होगा? संविधान. हम माँ पापा का, मम्मी पापा का बात भी कभी नहीं सुन पाए, ऐसा हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन संविधान के बात हमें सुनना पड़ेगा, वरना it will be the under constitutional punishment. It should be taken. Now today we are starting from the chapter number 4, chapter number 3, constitutional design. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do their like. हम लास्ट चैप्टर में क्या पढ़े? हम लोग देखे कि संविधान में क्या हुआ? संविधान में शासक जो कि हम लोगों ने चुना वो अपनी स्वतंत्रता से अपने मनपसंद काम नहीं कर पा रहा है. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. हमारे सामने कुछ आइन कानून रखा गया है जिसको हम नागरिक से शुरू करके सरकार सबको मानना पड़ता है. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस. यही सारे नियमों के आधार को एकत्रित एक साथ जोड़ के क्या कहा जाता है? संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ है जो हम सबको, माने मुझे, मेरे मम्मी पापा को, दादा दादी सबको मानना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड, सरकार को भी मानना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. द पावर्स एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. संविधान का आइन क्या है? सब देश का सबसे बड़ा आइन है, सबसे बड़ा सहमत है. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन. ये संविधान ही तैयार करता है देश के एक नागरिकों का क्या हक है, अधिकार कितना है. द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का कितना तक का पावर है, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और कैसे गवर्नमेंट काम करेगा. मतलब सरकार सिर्फ एक पुतली है जिसका ओरिजिनल रश, जिसका लगाम किसके पास है? संविधान के पास. In this chapter, we ask some basic question about the constitutional design of democracy.
हम इस चैप्टर में सांविधानिक चित्रों को गणतंत्र के सामने खड़ा करके देखेंगे कैसा होता है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों ज़रूरत पड़ा संविधान का। हाउ आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, जहाँ जहाँ पे गणतंत्र लागू है वहाँ वहाँ संविधान कैसे काम कर रही है। वन सच कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, कैन वी मेक चेंज लेटर एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन। एक बार क्या ऐसा संविधान में जो लिखा गया है उसी को सालों साल तक हमें मानना पड़ेगा, हम कभी उसको बदलाया नहीं जा सकता। One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. ऐसा ही हम एक घटना लेंगे, पहला शुरुआत करेंगे कहाँ से, साउथ अफ्रीका की घटना से। We began this chapter by looking at what happened there and how South Africa went about this tasking of design their constitution. हम लोग देखेंगे क्या दिक्कतें साउथ अफ्रीका में हो रहा था बिना संविधान के, और संविधान लागू होने के बाद वहाँ का रूपरेखा में क्या परिवर्तन आया। देन वी टर्न टू द हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड व्हाट इज फंडामेंटल वैल्यूज आर। उसके बाद देखेंगे हम अपना भारतीय संविधान, उसका तैयारी का प्रणाली, उस कैसे वो बना, उसका फंडामेंटल वैल्यू बनने के बाद क्या मूल्य मिला उससे, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क फॉर कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट एट द गवर्नमेंट। और संविधान लागू होने के बाद सरकार से लेकर आम जनगण की ज़िंदगी में क्या वातावरण सृष्टि हुआ, कितना परिवर्तन आया, कितना सुख संपद आया, ये भी हम लोग को जानकारी मिलेगी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अप द 3.1 topic number democratic constitution in South Africa, page number 41. I have fought against white discrimination, I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and achieve. But if needs be, it's an ideal for which I am prepared to die. मतलब मैं युद्ध किया हूँ, मैंने प्रतिवाद किया गोरे लोगों के दबाव से, मैंने प्रतिवाद किया, आंदोलन किया काले प्रभाव के दबाव से, ऊपर से मैंने मेरे अंदाज से, मेरे आदर्श में कोई भी दबाव नहीं होना है। डेमोक्रेसी में फ्री मतलब आज़ादी से जीना है, सबको एक साथ एक माला में लेके जीना है, ये मेरा अचीव रहेगा। मैं या तो इसको पूरा करूँगा या फिर इसे पूरा करते हुए मैं अपने मौत को गले लगा लूँगा। दिस वॉज नेल्सन मैंडेला। कौन बोला था? नेल्सन मैंडेला। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। उन्होंने जब अफ्रीका का सरकार बना वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार के खिलाफ जाके उन्होंने ये बात बोला था। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country. उसी वो ही नहीं, उनके साथ साथ और भी सात ऐसे जवान, 7 ऐसे प्रतिवादी लोग को ये अपार्थिएट मतलब गोरे काले श्वेतांग कृष्णांग भेदाभेद के जो लड़ाई शुरू हुई थी, इसका प्रतिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाए थे, तो इनको बहुत बार प्रिजन में मतलब जेल में कारागार में बंदी बनना पड़ा था। He spent the next 20 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. बहुत 28 साल वो कारागार में अपना गुजारे थे। Now struggle against apartheid. Apartheid was the name of a system. Apartheid एक प्रथा है जो कि क्या है, racial discrimination मतलब स्किन कलर, गोरे और काले किसका स्किन कैसा है, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में बहुत ही फैल चुका था। द वाइट यूरोपियन इम्पोज मतलब श्वेतांगे मतलब कौन लोग, यूरोपियन ब्रिटिश लोग क्या किया था, ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries the trading companies from Europe occupied it with arms and force. साउथ अफ्रीका का पूरा हासिल कर लिया था युद्ध में पराजित करके और अपना दबाव से मिलिट्री फोर्स कायम करके पूरे साउथ अफ्रीका में राज करना शुरू किए। बट अनलाइक इंडिया a large number of whites had settled in South Africa and became the local rulers. जैसे भारत में भी उसी टाइम 200 साल इंग्रज का शासन शुरू हुआ, उसी टाइम अफ्रीका में भी वो लोग बैठ गए और अफ्रीका के ऊपर शासन करना शुरू किए। द सिस्टम ऑफ apartheid डिवाइडेड द पीपल एंड द लेवल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। जैसे यूरोपियन लोग शासन करना शुरू किए, वो लोग इतना धूर्त है, इतना चालाक है कि लोगों में बंटवारा तैयार किया समाज में। क्या बंटवारा? गोरे चमड़े और
काले चमड़े का बंटवारा। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। मेनली क्या है, साउथ अफ्रीका मतलब काला देश ना, वहाँ पे सब काले काले लोग के ज़्यादा रहते हैं। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वर कॉल्ड ब्लैक्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी संख्या पाई जाएगी, ब्लैक। बिसाइड दिस two groups there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India। जो लोग हमारे भारत से भी गए थे, भारत से जाके वहाँ पर बसती बनाए थे, वो लोग के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। मान लो मैं दूसरी जगह से कंट्री से जाने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, और वहाँ के लोग रहने वाले काले लोग हैं उन लोग के ऊपर भी अत्याचार हो रहा था। द व्हाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन व्हाइटीज एज इन्फीरियर्स। मतलब सफ़ेद वाले शासक के लिए बिन काले वाले लोग एकदम मैंने एक नज़र से उन लोग को देख ही नहीं पाते थे। द नॉन व्हाइटिस डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ये काले लोगों को, जो लोग सफ़ेद नहीं थे, उन लोग को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। द एपार्थाइड सिस्टम वॉज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक। एपार्थाइड सिस्टम इसीलिए शुरू हुआ था कि ब्लैक लोगों को, काले लोगों को सफ़ेद लोगों के दबाव से मुक्ति दिलाई जाए। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट। इन लोगों को वाइट एरिया में जगह में जाने का भी परमिशन नहीं था। वाइट एरिया में काम करने के लिए परमिशन लेना चाहिए था। ट्रेन, बस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस एंड स्विमिंग पूल, ऐसा कोई ये सब जगह में ब्लैक लोग अगर चले जाते तो इनको मार खाना पड़ता था, अत्याचार सहना पड़ता था। ये सब जगह में जाने से पहले उन लोग को क्या करना था, परमिशन लेना पड़ता था। मैंने एक स्टोरी तुम लोग को क्लास 8 में भी बताई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में, जो एक महार फैमिली में थे। उनको भी ऐसा ही हुआ था कि एक घर में बैठ के उनको मैंने सब दोस्तों के साथ बैठने का अधिकार उनको नहीं था। ये भी एक तरफ से एपार्थाइड सिस्टम ही हुआ। वो जिस नल पे बाकी लोग पानी पीते थे, उस नल में उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसा समाज एपार्थाइड, यही एपार्थाइड सिस्टम साउथ अफ्रीका में भी हुआ था। काले लोग को एकदम एक घर करके बना के रखा दिया था। हर जगह पे इनको जाना, मुंह खोल के बात बोलना, आज़ादी से घूमने का कोई अधिकार नहीं था। सो चिल्ड्रेन, टुडेज फॉर इनफ, यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक थॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का अब क्यों इसका ज़रूरत पड़ा। तो ये एक भेदाभेद, समाज में भेदाभेद गणतंत्र लागू होने के बाद भी चलता आ रहा था। मतलब तब क्या हुआ, तब लोग सोच रहे हम आज़ाद हो गए, हम हमारे देश में गणतंत्र लागू है, हम जो चाहे करेंगे, जो चाहे किसी के ऊपर भी अत्याचार करे, कुछ भी बोले, कोई रोकने वाला नहीं है। तो इस जगह पे जाके हम लोग को ज़िंदगी को बांधने के लिए हमारे गाइडलाइन बन के जो चीज़ आया वो है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके चिल्ड्रेन, गुड बाय।